हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड्स के बीच में डिफरेंसेस। तो पहला डिफरेंस तो हमें पता ही है कि आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कैटायन पूरा लूज कर देगा, एनायन पूरा गेन कर लेगा, ठीक है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ ना तो पूरा गेन होगा ना तो पूरा लूज होगा, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाते हैं, ठीक है। दोनों के न्यूक्लियस पकड़ के रखते हैं। ये बात तो हम सबको पता थी। अब आगे की बात भी हमें पता है, ठीक है। हमें बस रिकॉल करने की ज़रूरत है कि हमने चैप्टर नंबर 3 से क्या क्या पढ़ा। आयनिक बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज़ हमने क्या पढ़ी थी, राइट। तो आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो ये बहुत ही हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ब्रिटल से मेरा मतलब क्या है, जब उसको आप हैमर करोगे या फिर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आयनिक कंपाउंड्स की। इसका रीज़न क्या है, क्यों इतने हार्ड होते हैं? बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। रिपीट करो मेरे साथ, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे कि एक NaCl और दूसरा NaCl, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होती है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये था आयनिक कंपाउंड्स का। कोवैलेंट कंपाउंड्स में ऐसा क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं आसपास के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अट्रैक्शन ही नहीं है तो दूर दूर भागेंगे वो, राइट। और दूर दूर भागेंगे तो मेरे को बताओ कौन सी स्टेट में होंगे वो, गैसियस स्टेट में। कुछ लिक्विड स्टेट में भी होते हैं, और अगर इफ़ पॉसिबल सॉलिड हुए तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही नहीं है इतने अच्छे, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे को अच्छे से अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट वो दूर दूर भागेंगे, राइट। दूर दूर भागेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे सॉलिड्स फॉर्म में, या फिर गैस या लिक्विड बना लेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमने आयनिक कंपाउंड्स की ये पढ़ी थी कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। क्यों? कैटायन और एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अब इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आयंस के बीच में, किसके बीच में? आयंस के बीच में, कैटायन और एनायन, इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो अब अगर हमें इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच की अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट को मैं MP से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट को मैं BP से, ठीक है। और यही MP BP कोवैलेंट बॉन्ड में इतने नहीं होते हैं, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, ये कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन ही नहीं रहा है भाई, कैटायन और एनायन फॉर्म ही नहीं हो रहे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो रहा है इसमें, राइट। तो यहाँ पर अगर आयंस ही फॉर्म नहीं हो रहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो सवाल ही नहीं उठता कोवैलेंट बॉन्ड्स में, ठीक है। तो इसलिए इनका MP BP थोड़ा लो होता है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी हमने आयनिक कंपाउंड्स की ये पढ़ी थी कि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गजब की होती है। सॉलिड स्टेट में नहीं, लेकिन अगर मॉल्टेन स्टेट में उन्हें मेल्ट कर दो या फिर एक्वेसियस स्टेट में पानी में डिजोल्व कर दो तो बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। क्यों? बिकॉज आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो मेल्ट करने के बाद टूट गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा था माना, लेकिन उतनी एनर्जी हमने दे दी और उन्हें मेल्ट करवा दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गया, आयंस फ्री हो गए, और जब आयंस फ्री होते हैं तब वो मूव करने लगते हैं, और जब आयंस मूव करते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट। मॉल्टन स्टेट की बात तो आपको समझ आ रही होगी, लेकिन एक्वेसस स्टेट में ऐसा क्या जादू हो रहा है कि आयंस फ्री हो रहे हैं? तो ये एक फैक्ट है कि वाटर में जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर देते हैं तो उनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो पानी काट देता है, ठीक है। पानी उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर देता है 71%। कितनी? 71% कम कर देता है, जिससे आयंस फ्री हो जाते हैं, एंड अगेंस्ट आयन फ्री हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अगर कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें कहानी पूरी ट्विस्ट हो जाएगी। कोवैलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता ही नहीं है, यानी कि कैटायन और एनायन बनते ही नहीं है। अब आयंस ही नहीं बन रहे तो मूव कैसे कराओगे और इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट करोगे, राइट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। समझ आया? रीज़न के साथ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स की हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी। जैसा कि अभी हमने एक्वेसियस स्टेट देखा तो वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में बात करें आयनिक कंपाउंड्स की तो वो डिसॉल्व इन वाटर हो जाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। सॉल्वेंट्स मतलब कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे पेट्रोलियम, कैरोसिन और बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, आप खुद से गूगल सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो जाते हैं। क्या बोला मैं? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो देखो,
आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसका ही उल्टा करके कोवेलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं। इट्स वेरी इजी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए, एक डेफिनेशन थी और 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई, 5 डिफरेंसेस आपके हो गए। इसके बाद भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो कुछ और डिफरेंसेस हो गए कि कोवैलेंट बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट आयनिक कंपाउंड्स में कुछ होता ही नहीं है स्ट्रक्चर वक्चर, ठीक है, वो जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। असल में आयनिक बॉन्ड होते ही नहीं है, ठीक है, उसमें बॉन्डिंग होती ही नहीं है, बस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसकी वजह से वो आपस में बंधे रहते हैं आयंस। ये सब मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे बता रहा हूँ। अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो कुछ और नज़ारा होगा, उसका स्ट्रक्चर दिखेगा आयनिक कंपाउंड का। जैसे कि आप रॉक सॉल्ट को देख लो भाई, वो तो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, अलग से शेप दिख रहा है ना, तो वो इसलिए दिख रहा है बिकॉज वो कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसलिए स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो लोग बंधे होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर होता है बिकॉज वहाँ पर कुछ आयंस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता ही नहीं है, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर होगा। अब स्ट्रक्चर की बात आ गई है तो आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, बल्कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म होता क्या है वो चीज़ आपको आने वाले लेक्चर्स में पता पड़ जाएगी, हालांकि डेफिनेशन मैंने नीचे प्रोवाइड कर दी है। सो यस गाइस, यही थे डिफरेंसेस आयनिक बॉन्ड्स और कोवैलेंट बॉन्ड्स के बीच में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।